जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन शार्ट के थर्ड पार्ट में। आपको पता है, आपने पीछे के दो पार्ट देख चुके होंगे। आपके सामने थर्ड पार्ट लेके मैं आ रहा हूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ईमानदारी से देखना है, सुनना है, और जो इसमें से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से करना है। देखो मेरे बच्चों, लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया है टाइप ऑफ मोशन। बहुत सही बात बेटा, इस टॉपिक में हम लोग मोशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें मोशन का, तो जहां तक तुमको पता है बेटा, ये जो मोशन होता है, ये जो मोशन होता है मेरे बाबू, बेसिकली वैसे तो कई तरह का होता है। हम जब मोशन के चैप्टर में पढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन 3 टाइप का होता है, 1D 2D और 3D। और ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी मोशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिलहाल यहाँ पे हम 1D 2D 3D के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग तुम्हारे सामने बात कर रहे हैं मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या असर होता है इसके बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन है, और तुम्हारे सामने क्या है मेरे बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहली बात सुनना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अगर मेरे बच्चे जो वेलोसिटी है इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड हो और इसका मेरे पास डायरेक्शन की अगर बात करें, तो मेरे बच्चों याद रखना, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मेरे बच्चों, ऐसा मोशन जिसमें या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदल रहा हो, ये वाला कांस्टेंट हो जाए, और जो डायरेक्शन है मेरे बच्चों ये चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या दोनों के दोनों चेंज हो जाए। क्लियर है, या दोनों के दोनों चेंज हो जाए, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इस कंडीशन में मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, यहां पे एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, अभी थोड़ी देर में बताता हूं, परेशान नहीं होना है। नहीं तो जनरली ऐसा मोशन जिसमें या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, या दोनों के दोनों बदल रहे हैं, तो ऐसा मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। केवल एक ऐसा मोशन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये मेरे बच्चों कांस्टेंट होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है ये बेटा जो होता है वो चेंज होता है, जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। केवल एक मोशन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन हर पल हर क्षण चेंज होता रहता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो सीधा सीधा याद रखो, अगर किसी वेक्टर का मोनो बदल जाए, मोनो का मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से दोनों में से कोई एक, तो अगर किसी वेक्टर का मोनो बदल जाए या किसी वेक्टर का दोनों बदल जाए, तो उस केस में वो मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर किसी वेक्टर का दोनों कांस्टेंट है, तो ऐसा मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ध्यान रखना मेरी बात है, अगर किसी मोशन में वेलोसिटी का मोनो बदल जाए या दोनों बदल जाए, तो ऐसा मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर किसी मोशन में वेलोसिटी का दोनों कांस्टेंट रहे, तो ऐसा मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब सुनना मेरे बच्चों ध्यान, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन के मम्मी का कसम है,
ये हमेशा 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है 0 नहीं होता है। पढ़ रखा है F इज इक्वल टू होता है मास, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब ये अगर 0 हो गया तो तुमको तो ये बात समझ में आ ही रहा होगा कि अगर ये 0 हो गया तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वहां फोर्स जो होता है वो 0 नहीं होता है। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जो वेक्टर होता है, वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन में जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी जो होता है वो 0 होता है यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन मेरे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। मेरे बच्चों, हमने पढ़ रखा है मोमेंटम बराबर P इक्वल टू mv होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मेरे बच्चों, अगर तुम देखो तो ये 0 हो गया तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। मतलब याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है, 0 होता है। नॉन यूनिफॉर्म में बात करोगे तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, तुम्हारे सामने 0 नहीं होगा। तो ये एक बेसिक बात हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में नॉर्मल बात हो गई, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तुम कभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डेली लाइफ में भी देखे होगे, डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। बताऊं कैसे? देखो, मान लो तुम सीधे सीधे रास्ते से जा रहे हो पैदल पैदल, तो जब नॉर्मली तुम चलते हो तो आराम से चल रहे होते हो, ऐसा होता है ना, चलते चलते पता है क्या हो जाता है, क्या होता है बोलो, पीछे से सांड दौड़ा लिया तुमको। भाई साहब, जैसे तुमको सांड दिखेगा भागना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तुम ये ध्यान नहीं दोगे कि कैसे भाग रहे, चप्पल खुल गया कि जूता खुल गया कि क्या गिर गया क्या नहीं गिर गया, तुम भागना शुरू करोगे, बचने का प्रयास करोगे। तो जब तुम नॉर्मल नॉर्मल चल रहे थे तो उस समय तुम्हारा मोशन यूनिफॉर्म था। तुमको जब सांड ने दौड़ाया, सांड समझते हो, तो वो जो होता है, जो लोग सांड समझते हैं थोड़ा कमेंट करके बताएं तो सांड क्या होता है, तो जानते हो, तो उस केस में जो क्या होगा, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अरे सुनो ना, तुमने कई बार देखा होगा, जैसे 3-4 लड़कियां कहीं खड़ी हैं या जा रही हैं, कई बार क्या होता है, कोई लड़का बाइक से आता है, ऐसे नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन जैसे लड़की को देखता है ना, अरे भाई साहब तुरंत एक्सीलेटर लगा के मैं भगा दिया, समझे, तो उसका भी मोशन वहां पे क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर है? तो कई बार लड़के जो है लड़की को पीछे बैठा के जा रहे होते हैं गाड़ी से, उस समय भी क्या होता है भाई, मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, उसमें चलता रहता है, गाड़ी में ब्रेक दबाते रहते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो वहां भी मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो याद रखो, ये नॉन यूनिफॉर्म में कई सारे हो गए। क्लियर? अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में 2 तरह का होता है, सुनना थोड़ा। ये जो मेरे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, ये बेसिकली 2 तरह का होता है। ये मैं जो बात बता रहा हूं, ये 11th क्लास के मैकेनिक्स को भी रिलेट कर दिया यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सवाल आएगा ही, यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, जो तुम्हारे सामने दोनों जगह का ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा और चीजें क्लियर हो सकती हैं, इसलिए एक ही साथ बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म बेटा 2 तरह का होता है, एक का नाम होता है एक्सीलरेटेड मोशन, ये शॉर्टकट में लिखा है एएम, एएम का मतलब एक्सीलरेटेड मोशन, तुम लिख लेना बाद में। और एक होता है डैम, डैम का मतलब होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन को तुम लोग राम भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं आरएम बोलते हैं हम लोग, राम नहीं आरएम बोलेंगे। आरएम का मतलब होता है रिटार्डेड मोशन। क्या बोलते हैं आरएम का मतलब? रिटार्डेड मोशन होता है, या तुम्हारे सामने डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। देखो बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन में एक्चुअल में होता क्या है तुमको बताऊं,
एक्सेलरेटेड मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ऐसे है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी ऐसे होगा, मतलब इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं। क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल कोई है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन उसको ए एक्सेलरेशन से मोशन करा दिया गया, तो ये भी एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन है, समझे? लेकिन डी एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है भाई, वेलोसिटी तुम्हारे सामने ऐसे है, ध्यान रखना, वेलोसिटी अगर वेक्टर ऐसे है तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा ऐसे होगा। मतलब इस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो एक्सेलरेशन वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, ये बात याद रखना। जो तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल होता है, या उसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। लेकिन मेरे बच्चों जो डी एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा एंटी पैरेलल होता है। दोनों की एक खास बात और जान लो, इसमें समय के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता है। समय को कभी रोक तो सकते नहीं, समय तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो समय के बढ़ने के साथ साथ उस वाले में जो वेलोसिटी होता है वो बढ़ता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है, समय के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी पहले घटता है और घट करके एक समय ऐसा आता है जब 0 होता है और उसके बाद वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में तीनों बातें होती है, सॉरी डी एक्सेलरेटेड मोशन में तीनों बातें होती है, वेलोसिटी घटेगा, उसके बाद 0 होगा घट के, उसके बाद बढ़ेगा। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा एक ही बात होती है और वो ये होती है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है। क्लियर है? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई ना तो थोड़ा लाइक कर दो हमारे चैनल को, अरे हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, समझ गए? और थोड़ा शेयर भी कर दो 2-4 लोगों को, 2-4 लोगों से चैनल सब्सक्राइब भी करवा दो भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पूरी की पूरी कहानी तुम्हारे सामने हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताई। अब आओ हम इस बात को थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में समझते हैं, कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं, इधर देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे सामने, ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज Q को लाया और लाके रख दिया। मेरे बच्चे, अगर ये चार्ज Q या तो रेस्ट में है या मोशन में है, अगर ये चार्ज Q रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना नहीं होता है। चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अच्छी बात, मोशन में है तो और भी अच्छी बात। दोनों के दोनों केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। और याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स होता है इसका वैल्यू ये वाला चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसी बात को अगर हम ये वेक्टर के रूप में लिखे हैं, मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे तो Q इंटू ई हो जाएगा तुम्हारे सामने, और इसकी दिशा इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है। समझ गए? लेकिन अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज हो गया, अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज हो गया तो उस निगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, और इस फोर्स का वैल्यू भी Q इंटू वेक्टर E होता है, या F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on the positive charge in the direction of field
and another negative charge opposite to the direction of field. जानते हो इसको इस बात से नहीं लेना देना है कि चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on the positive charge in the direction of field and on the negative charge opposite to the direction of field. It does not matter either the charge is in rest or in motion. तुमने एक रील देखा होगा, इंस्टा पे एक रील आता है ना, एक आदमी रहता है, वो बोलता है यार शादी करनी है, तो उसका दोस्त बोलता है कैसी लड़की चाहिए, तो बोलता है भाई बस लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए। उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल चार्ज चाहिए, कैसा है, किधर मोशन कर रहा है, रुका, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको भैया चार्ज चाहिए। समझ गए? जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, क्या होता है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, तो उससे पूछो कैसी लड़की चाहिए, भैया लड़की मिल जाए यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लड़की हो गर्लफ्रेंड बना लेंगे। मतलब कोई उसका जो है वो टेस्ट नहीं है, कोई उसका क्लास नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं, कोई भी मिलेगा चलेगा। समझ गए ना भाई? कुछ लोग होते हैं ना, उनको मतलब कुछ भी मिलता है चलता है, कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं भाई यही चाहिए मेरे को, यही चीज मेरे लिए सही है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भेदभाव नहीं करता, बस इसको चार्ज मिल जाए भाई साहब, बस मस्त है, उस पर फोर्स लगा देगा, पॉजिटिव होगा तो अपने डायरेक्शन में लगा देगा, निगेटिव होगा तो अपोजिट लगा देगा। इसको लेना देना ही नहीं है कि चार्ज मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात जान लेना, अगर मोशन कर रहा है तो उसको और कराएगा, और रेस्ट में तो उसको भी कराएगा। किसी को फोर्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई आ जाता तो उसको चैन से नहीं बैठने देता इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना क्या होगा आगे, जब यहाँ फोर्स लग गया और कोई भी चार्ज होगा तो वहां मास होगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m, मतलब क्या हो जाएगा, QE/m। यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल लिखा, नाराज मत होना, लिख दिया, यहाँ भी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, QE/m। और जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े हो ना, वो सब कुछ यहाँ लगने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो v इज इक्वल टू तुमने u प्लस AT पढ़ा था वो भी लगेगा, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा था वो भी लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था वो भी लगेगा। समझ गए ना? तीनों के तीनों लगेगा। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये जो साइन है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर डी एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा तो मेरे बच्चों क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे QE/m आ जाएगा, और हर जगह इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आया? मजा आया? अब देखो मैकेनिक्स को रिलेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सवाल आता है, समझ गए? इसलिए पढ़ाते समय कहा जाता है कि भैया मैकेनिक्स पढ़ लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साथ नहीं छोड़ेगा। मैकेनिक्स वह दोस्त होता है जो अगर उसको दोस्त बना लो तो समझ लो जीवन भर साथ रहता है। जीवन भर का मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक तुम्हारी जरूरत नहीं है, मतलब जब तक तुमको जरूरत है उसकी, तब तक इसकी जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। समझ रहे हो ना? इसलिए करो तभी होगा। अब तो लास्ट है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो वीडियो देखा करो, देख करके जो चीजें मिलती है उसको लिखा करो, सीखा करो। बढ़ते समय टाइम न रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लिया करो। आ जाओ, तो ये तुम्हारे सामने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। चले आगे, आ जाओ, नेक्स्ट बात में चर्चा करेंगे। ओके, वेरी गुड। वही लिखा हुआ है जो बातें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज इज आइदर इन रेस्ट आर इन मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन द न्यूट्रल बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको आप अगर देखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए। बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, मैं इधर समझाता हूं। ये एक रीजन दिया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे आपसे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू दिया है E0 I कैप, प्लस दिया है आपके सामने E0 J कैप,
प्लस दिया है आपके सामने ई नॉट के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके सामने दे रखा है। कहा जा रहा है कि यहां पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो कृपा करके इस प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू बताइए कितना होगा। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, कई साल पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट इस वीडियो में पीछे देखोगे तो हमने बात किया है, किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स वेक्टर के रूप में होता है वो Q इंटू वेक्टर E होता है। मेरे बाबू थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, Q को Q रख लो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखने वाले हो, ई नॉट आई कैप प्लस लिखोगे ई नॉट जे कैप प्लस लिखोगे ई नॉट के कैप। अरे यार कोई घबराने और डरने की बात नहीं है, इस क्यू नॉट से अंदर करके मल्टीप्लाई कर दो। अरे इतना तो मैथमेटिक्स आता ही है यार तुम लोग को, तुम लोग टैलेंटेड तो हो ही। क्या लिखोगे, क्यू ई नॉट को बाहर ले लो, ई नॉट को बाहर ले लो, तो ई नॉट आ जाएगा अंडर रूट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। और तुमको एक बात बताओ, सुनो ना, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये जो तुम्हारे सामने आया है ये वेक्टर एफ आया है। अच्छा भाई साहब, अगर तुमसे कोई कहे कि भैया हमको वेक्टर एफ नहीं चाहिए, हमको वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो घबराना मत। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में तुम क्या करने वाले हो, ये क्यू है, ई नॉट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद अंडर रूट में आई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, के का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 3। क्लियर है ना, 3, और ये तुम्हारे सामने आएगा। तो मेरे बच्चों यहां क्यू ई नॉट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो यह आएगा क्यू ई नॉट रूट 3। प्यारे प्यारे बच्चों, या तो वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर आ रहा होगा, या तो वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर आ रहा होगा, या तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये आंसर आ रहा होगा। कोई ना कोई आंसर तुम्हारे ऑप्शन में दिया होगा, तुमको प्यार से ट्रिक लगाना है, आगे बढ़ जाना है। समझ गए? अगर समझ में आता है तो वीडियो देखते हो तो इसको लाइक तो कर दिया करो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को, क्या दिक्कत है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिखे तो घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। थोड़ा मैं ही खुद करता हूं अभी सब कुछ, अभी धीरे धीरे थोड़ी टीम में लोगों को जोड़ूंगा तो सब काम और आसान हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इफ इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, सुनिएगा, और ड्यू नॉर्थ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, और ये है इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज क्यू है जिसका वैल्यू -2 कूलम है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। आपके सामने भाई साहब ऐसे ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये आप देख सकते हो, ये आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। और आपके सामने हमने एक चार्ज -2 कूलम को यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो निगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नॉर्थ में। अच्छा भाई साहब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ में है तो आप यहां देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारे पास मेरे बच्चों निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाएगा तो ये डायरेक्शन ऐसा है तो इस पे फोर्स अपोजिट में ऐसा लगेगा, और एफ का वैल्यू आएगा क्यू इंटू ई। अब बताओ तो क्यू कितना है 2, ई कितना है, ई तुम्हारे सामने है 10, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब ध्यान देना बेटा, अगर इस फोर्स को हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ के जगह पे साउथ। याद रखो, अगर फोर्स वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 20 न्यूटन अलोंग साउथ, साउथ में है,
लेकिन अगर इसी फोर्स को हम दूसरे शब्दों में लिखें तो वेक्टर एफ इक्वल टू, देखो अगर इसको y और इसको -y माने तो -20 j भी आंसर आएगा इसका। क्लियर है? और कई बार ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया रहता है, केवल ऐसे फोर्स लिखा होता है -20 न्यूटन, तो ये भी ऑप्शन के रूप में सही होता है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहे, आप अपने हिसाब से सोच करके आंसर लगा देंगे। जो करा रहा हूं इसको ईमानदारी से कर लीजिए। आप अगर मान लीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो हमारा थोड़ा स्पीड अगर स्लो है, जानबूझ के स्लो रखा हूं ताकि आराम से लोग समझ सके, नोट करना है तो नोट कर सके, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ा लीजिए और उसको देख लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। चलिए, ठीक लगा? आइए अगला सवाल क्या है, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। इफ इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज 3 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है ई, वो आपके लिए 3 न्यूटन पर कूलम का वैल्यू दिया है एक्स एक्सिस में, लिखा है एंड 5√3 अलोंग वाई एक्सिस। वेरी गुड। अब थोड़ा इसको मैं चेंज करूंगा यहां पे, तो आपके सामने बोला जा रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है ई एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलम कह रहा है। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके सामने 5√3 न्यूटन पर कूलम है, जो कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 कूलम प्रेजेंट एट ओरिजिन। वेरी गुड, बहुत सही सवाल है। ये देखो, एक 2 कूलम का चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा गया है, और पूछा जा रहा है कि इस 2 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स होगा, या बताओ। तो पता तो है, इस सवाल को करने का 2 तरीका है, या तो करके कर लो या तो डायरेक्ट कर लो। तो देखो, मैं डायरेक्ट भी कराता हूं, करके भी कराता हूं। सुनो, ध्यान दो। अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक तुम्हारे सामने, सुनना ध्यान से, समझना मेरी बात को, अगर ये 2 कूलम का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा Q इंटू ई होगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 न्यूटन। और अगर ये 2 कूलम का चार्ज है तो इस पे लगने वाले फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो कितना है, 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 10√3 न्यूटन। तो मेरे बच्चों, अगर फोर्स का वैल्यू लिख दूं तो आप लिखेंगे 6i कैप प्लस लिखेंगे 10√3 j कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसका मॉड कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड में आप क्या लिखने वाले हैं, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, दोनों आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 36 प्लस कितना होगा, 300, अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 336। आपके सामने फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। एक तो ये तरीका है, इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप इस सवाल को बना सकते हो। अच्छा भाई साहब, क्या दूसरा मेथड भी सिखा दूं? बोलो, सिखा दूं? पक्का ना? कमेंट करो, कमेंट करो आप लोग कि मैं सिखाऊं। अब मैं पता है आप वीडियो तो देख ही लोगे, लेकिन करो कमेंट यहाँ पे कि यस सर सिखाओ, और सिखाया तो अच्छा लगा। देखो दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन के तुम्हारे कहने पे मैं सेकंड मेथड पे जाता हूं। अगर इस क्वेश्चन के सेकंड मेथड पे मैं जाऊं तो हमारे सामने एक छोटी सी बात होगी। मेरे बच्चों इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर है, वाई कंपोनेंट इधर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वेक्टर के रूप में लिखूं तो लिखूंगा 3i कैप प्लस लिखूंगा 5√3/2 j कैप, ये लिख सकता हूं। यस सर लिख सकते हो। चार्ज कितना है, 2 कूलम का, तो हमने तो पढ़ा है ना, वेक्टर एफ इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो Q इंटू ये हो गया तो 2 इंटू ई कर लो, इसका मतलब डायरेक्ट रख लो यहाँ पे 6i कैप प्लस कितना होगा 5√3 j कैप, ये तुम्हारे सामने आंसर आ गया 6i कैप। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये नहीं करना था, सॉरी माफ करना। हाँ ये था ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। ये 5 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 10√3 j कैप। देखो तो
देखो ना, यही आंसर आया है कि नहीं आया? आया ना। तो दूसरे तरीके से सीधे सीधे करना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, Q इंटू ई हो गया, Q इंटू ई फोर्स होता है, फोर्स का वैल्यू निकल गया जो हमको चाहिए था। बोलो, कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? देखो, नीट का एग्जाम लिख रहे हो तो इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये क्या है? वेरी गुड, बहुत से। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका बताइए कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। फिर पूछा जाता है कि वो 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है। फिर पूछा जाता है कि एक्सेलरेटेड है कि डी एक्सेलरेटेड है। कई सारी बातें पूछी जाती हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे देखिए, यहां पे एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में एक चार्ज है जो कि इनिशियली रेस्ट है, जिसका वैल्यू क्यू है। इस चार्ज पे अगर हमको फोर्स निकालना हो, पहले फोर्स देखिए। शुरू में चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। अगर फोर्स की बात करोगे तो एफ का वैल्यू आएगा क्यू इंटू ई, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा क्यू ई बाई एम। अब आप बताइए मुझे कि इसमें पहले से तो कोई वेलोसिटी था नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब इसके बाद एक्सेलरेशन आ गया तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो u तो 0 है, तो क्या लिखेंगे? a के जगह पे क्यू ई बाई एम, साथ में आएगा इंटू टी, आ गया v। अब आपको पता है क्या हो रहा होगा कि ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा होगा, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और केवल इसमें एक्सेलरेशन है, तो चार्ज पार्टिकल इसको आगे लेके जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी का भी वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो पहली बात कि ये सीधे सीधे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। स्ट्रेट लाइन मोशन या इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मेरे बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है वो हमेशा 1 डायमेंशन मोशन होता है। तो ये जो होता है मेरे बच्चों, ये 1D मोशन होगा। याद रखना, क्या होगा? 1D मोशन। और 1D मोशन होने के साथ साथ तुम देख रहे हो समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यह एक प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। NUM का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और साथ में देखो, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो जब भी समय के साथ वेलोसिटी बढ़े तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो ये मेरे बाबू एक्सेलरेटेड मोशन होता है। समझ पाए? समझिंग आर नॉट? बोलो यार, समझ गया ना? परेशान बिल्कुल मत हो, डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम विथ यू। बस खाली पढ़ते जाओ, समझते जाओ, जो बता रहा हूं सुनते जाओ, करते जाओ, एकदम भनाभन सब चलता जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे अगर पाथ का सवाल आए तो हमेशा बिना बेचैन होके आराम से कर लेना। आ जाओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इसको सुनो बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन में? अगर हम लोग देखें मेरे बाबू, यहां पे ऐसे दिया हुआ है, सुनना। पहली बात तो ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे भी हमें क्या दिख रहा है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, है माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे हमेशा अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे हमेशा अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। इसका मतलब इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, एफ इक्वल टू आएगा क्यू ई, एक्सेलरेशन आएगा भाई साहब क्यू ई बाई एम। जैसे एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम आया, ये पार्टिकल आगे की तरफ मोशन करता हुआ चला जाएगा। पता है, यहां भी लिखोगे ना विनोद, तो क्या लिखोगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाबू रे, यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो v इक्वल टू आएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी। समय के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, इस वजह से ये पार्टिकल भी ऐसे ही मोशन करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी शुरू में है ही नहीं भैया। जब इसके पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं तो क्या होगा? जैसे एक्सेलरेशन बोलेगा वैसे चुपचाप चलता हुआ चला जाएगा। समझ गए? तो जब ये चुपचाप चलता जाएगा तो क्या होगा? यहां भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और यहां पे भी देखो,
स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है हमेशा वन डायमेंशन मोशन होता है। जैसे ये तुम्हारे सामने है और ये तुम्हारे सामने दो दिख रहे हैं ना, तो ये दो डायमेंशन हो गए। अगर यहां तीसरा लगा दूं तो ये थ्री डायमेंशन मोशन हो गया। तो इसमें केवल इधर मोशन करेगा या इधर मोशन करेगा तो वन डायमेंशन मोशन, मतलब केवल सिंगल डायमेंशन यूज हुआ, तो ये वन डायमेंशन मोशन हो गया। अच्छा भाई साहब, अगली बात, वन डायमेंशन मोशन के बाद देखो समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एक्सिलरेटेड मोशन है। समझ गए? और एक्सिलरेटेड मोशन जो होता है मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका भी तुमने बता दिया। सवाल में पूछेगा पाथ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, तो ऐसे तुम बता सकते हो। समझ गए ना? आ जाओ तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। अभी जो बात हम कर रहे हैं इसमें हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहे, अभी हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लो अभी मैं तुमसे बोल दूं यहाँ पे, यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, चलो इधर ही देखो, यही खोपचे में लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो तो। अगर मान लो यही मैं बोलूं कि बाबू रे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अच्छा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज क्यू ऐसे है, इसका मास m है और ग्रेविटी को कंसीडर करो, तो सुनो ना संगमरमरो, जैसे ही तुम ग्रेविटी को कंसीडर करोगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा क्यूई ऐसे, और पता है ये जो ग्रेविटी है वो फोर्स लगाएगा ऐसे mg नीचे। और अब क्या होगा, अगर ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो अब इसका जो मोशन होगा इस क्यूई और mg का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो क्यूई और mg का रिजल्टेंट होगा वो चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, जैसे भी आए उस पे इसका मोशन डिपेंड करेगा। मतलब अब इसका मोशन ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन फाइनली आकर के ये अर्थ पर गिरेगा, अर्थ पे टकराएगा। समझ गए ना? अगर मान लो इसमें शुरू से वेलोसिटी हमने दिया होता, आप सुनना ध्यान से, ऐसे वेलोसिटी पहले से ही दे दिया होता भी, तो इस केस में आगे जाता, आगे जाके ऐसे गिर जाता। समझ गए भाई? अगर मान लो शुरू से वेलोसिटी हमने ऐसे दिया होता इसको और ऐसे दिया होता, जैसे ये है मास m है, यही तुम्हारे सामने चार्ज q भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, mg ऐसे काम कर रहा है, तो q इधर काम करेगा, वेलोसिटी ऐसे दिया है, तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाके ऐसे आके फिर गिरेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ऐसे कहानी तुम्हारे सामने होगी, कंडीशन के हिसाब से जैसा भी सवाल रहेगा वैसा सोच लेना। समझ गए ना रे भाई? क्लियर हुआ ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाओ ना, चल बेटा आजा आगे। ये सवाल है, देख वही अभी बात कर रहा था, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज ऐसे है, फोर्स लगेगा ऐसे, F इक्वल टू क्यूई। अगर फोर्स ऐसे लगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, क्यूई बाई एम रे बाबू। और क्या होने वाला है, हमने ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो v बराबर u प्लस एटी है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे u बढ़ेगा। लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होने की वजह से कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोशन तो ऐसे ही हो रहा होगा, मोशन ऐसे ही हो रहा होगा। एक बात हमेशा याद रखना, वेलोसिटी की पहली और आखिरी इच्छा होती है कि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए। मतलब अगर किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे और एक्सेलरेशन ऐसे है तो फाइनली ऐसे आएगा, अगर एक्सेलरेशन ऐसे है तुम पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हो भी वेलोसिटी से, तो कुछ ना कुछ करके ऐसे आके गिरेगा ही एक्सेलरेशन की तरफ। तुमने ऐसे फेंक दिया इसको तो ये भी एक्सेलरेशन की तरफ आके गिरेगा। मतलब वेलोसिटी हमेशा चाहती है कि हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आ जाए, एक्सेलरेशन हमारा साथी हो, उसके साथ हम आगे बढ़े। तो इस तरह से सेम कहानी हो गई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहोगे। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो 1D मोशन होता है, और अगर ये 1D मोशन है मेरे बच्चों तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ये तुम्हारी कहानी होगी। वेरी गुड, आ जाओ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत घबराते नहीं है,
घबराने से कुछ होता भी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा सवाल तुम्हारे सामने है। तुम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझाता हूं और आप समझो। ये 2 पेज है आपके सामने, और इस पेज में हमने क्या किया, ऐसे देखो, इस तरह से ये ले लिया। अब देखो बेटा, समझेंगे हम लोग इस पूरी कहानी को, क्या हो रहा है सवाल में और क्या इसका मतलब है, ये आप देखोगे और सुनोगे और समझोगे। देखो ये ऐसे है आपके सामने, ये आप देख रहे हो पूरा, ये 2 पेज आपके सामने ऐसे रखा है। ये ऊपर वाला प्लेट और ये नीचे वाला प्लेट ऐसे है सामने। देखो जब ऐसे प्लेट है तो आप जब सामने से देखोगे तो सामने से देखते समय आपको क्या दिखेगा, केवल ये वाला दिखेगा और केवल ये वाला दिखेगा। यही आपको यहां पे और यहां पे दिख रहा है। क्लियर है? इस पूरे के पूरे प्लेट पे ये जो आप देखो, ये जो प्लेट है ना यहाँ पे, ये अगर मैं इसको हटा दूं तो ये जो पूरा प्लेट है इस पे निगेटिव चार्ज भर के रखा है, जो कि यहां से सामने से देखने पे केवल ऐसा दिख रहा है। इस पूरे प्लेट पे आप देखोगे यहाँ पे, तो इसके नीचे वाले सरफेस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि सामने से देखोगे तो ऐसे दिखा हुआ है। अब सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। अब यहाँ पे 3 चार्ज रखे गए इस प्लेट के सामने। तुमसे बोला जा रहा है कि ये चार्ज जब इसको छोड़ा गया तो ये अंदर इधर चला गया, इसको छोड़ा गया तो ये सीधे चला गया, इसको छोड़ा गया तो इधर चला गया। ये 6 तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इसमें से देख के बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर है? आओ थोड़ा बात को समझते हैं और करते हैं। तुम एक चीज देख रहे हो, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। हमने पहले से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स फील्ड देता है और निगेटिव चार्ज टुवर्ड द सोर्स फील्ड देता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा अवे टू द सोर्स फील्ड देगा ऐसे, और ये जो निगेटिव चार्ज तुमको दिख रहा है ये टुवर्ड द सोर्स फील्ड देगा ऐसे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब तुमको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। तब एक बात समझो, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिए हैं, थोड़ा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, फेंका ऐसे है तो ये प्यार से घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज लिए होंगे तो निगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है फोर्स, निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगा होगा, फेंका ऐसे है तो ये ऐसे चला जाएगा। मतलब जो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो निगेटिव प्लेट की तरफ गया है, जो ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया है उस पे निगेटिव चार्ज है, और ये जो निगेटिव प्लेट की तरफ गया है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब यहां से देखो, हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट से समझाया, अगर आप कंसेप्ट नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो निगेटिव होगा वही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वही निगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो 1 है, 1 ये निगेटिव होने वाला है, और जो 3 है वो आपके सामने क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये सीधे सीधे चला गया, इसको किसी से कोई नहीं मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कैसे है, कितना है, कोई लेना देना नहीं है। और तुमको तो पता है ना भाई, जिसको देश दुनिया से मतलब नहीं होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल है। जिसको देश दुनिया से मतलब नहीं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। मतलब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, एकदम साधु संत जैसा है ये, समझे। इसका मतलब इसके पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये वाला बेचारा चार्ज विहीन है, बिना चार्ज के है, इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो इस पे 0 हो गया। अब पहला देखो, अब ऑप्शन में आ जाओ, पहले पे क्या है, अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले चार्ज पे निगेटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब सुन, तीसरे वाले पे पॉजिटिव है, हाँ भैया ये सही है। अब देख नेक्स्ट, चौथा कह रहा है 1 इज बीटा। हमको पता है
कि बीटा पार्टिकल जो होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है और 1 को निगेटिव ही होना है, तो ये भी सही है। कह रहा है सेकेंड गामा है, हमको पता है कि गामा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और देखो यहां दिया है गामा न्यूट्रल, इस पे चार्ज नहीं है, तो ये भी सही है। 3 दिया है अल्फा, अल्फा जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी सही है। मतलब तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठवां सही है, ये 4 के 4 ऑप्शन सही है, याद रखना। अब यही ऐसे लिखा रहेगा, नीचे दे देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में लिख देगा भाई साहब कि ऑप्शन ए है, इसके लिए बोल देगा 1 2 3 सही है, बी दे देगा 3 4 5 6 सही है, ऐसे दे देगा। उसके हिसाब से आप सोच लेंगे, जो भी सोचना होगा हो जाएगा। बोलो, समझ रहे हो ना? मजा आ रहा है कि नहीं? देखो बड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं यार, अगर मजा आ रहा हो तो जरूर लाइक करो, नहीं भी मजा आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ यार कि सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ और करो। तो डांस वांस करेंगे फिर, और क्या है कि नहीं? कोई नहीं, मजाक कर रहा था। देखो सीरियसली करना है, एग्जाम का समय है, इसलिए ध्यान देना है इन सब चीजों का। क्वेश्चन क्या है पहले सुनेंगे, फिर हम लोग जवाब देखें। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्ट किया है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्ट किया है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तुमसे यह पूछा जा रहा है कि क्या दोनों के दोनों सेम सेंस में या सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। क्वेश्चन है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन विल दे डिफ्लेक्ट इन सेम सेंस। आपको बताना है, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं, समझो। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों, ये तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे हमारे सामने एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है। समझना ध्यान से, हम दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब फेंके हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा किया, आपका मन था आपने फेंक दिया, कोई बात नहीं। अब पूछा जा रहा है कि दोनों को हमने फेंका है, तो दोनों के दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन भी ऐसे या ऐसे जाएगा, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, आपको बताना है, यही बताना है। तो सुनो, देखो, समझो, डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, हमेशा अपने डायरेक्शन में लगाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा Q इंटू ई। अच्छा भाई साहब, अब देखो, ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, ये भी वेलोसिटी से आगे जाने की इच्छा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कह रहा है कि नहीं भैया, तुम ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओ। तुमको तो पता है ना यार, जब हम लोग कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में दोस्त बोलता है, या कॉलेज से घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में दोस्त बोलता है यार चल ना गोलगप्पा खा लेते हैं, चल ना थोड़ा घूम लेते हैं, तो अब ज्यादा देर तो नहीं घूम सकते क्योंकि डर है कि घर पे पापा है, मम्मी है, डांटेंगे, तो थोड़ा दोस्त को भी खुश करने के लिए दोस्त की भी बात मान लेते हैं, थोड़ा अपना भी समझते हैं और बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो ये वाला कह रहा है ना, ये वाला कह रहा है भाई इधर चल, ये वाला कह रहा है भाई इधर चल, तो पता है ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, क्या होगा? दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे, मतलब ये जो पार्टिकल है वो ऐसे जाने का प्रयास करेगा। समझ गए? हमेशा मैंने बोला है कि वेलोसिटी चाहता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो जाए, एक्सेलरेशन इधर है तो ऊपर चला जाएगा। समझ गए? वही हाल इसका है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, तो होगा क्या? ये जो चार्ज है ये जाना चाहेगा इधर, बाबू रे, ये चार्ज जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये कहेगा कहां जा रहे हो, हमारे दोस्त हो तुम, हमको छोड़ के मत जाओ यार, मेरा साथ तो निभाओ। तो ये वेलोसिटी अपना भी साथ देगा, अपने दोस्त का भी साथ देगा, दोनों को खुश करने के लिए ये इधर से इधर चला आएगा। समझ गए? क्योंकि याद रखना, वेलोसिटी की पहली और आखिरी इच्छा होती है
कि हमेशा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चला जाए। वेलोसिटी की पहली और आखिरी इच्छा क्या होती है कि किसी न किसी तरीके से वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चला जाए। तो ये तुम्हारे सामने ऐसे या ऐसे, तो देखो ये गया ईर घाट, तो ये गया बीर घाट, तो दोनों एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए। जा ऐसे रहे थे, चले गए ऐसे। अगर ये जा ऐसे रहे थे, ऐसे आ गए होते तो सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते। जा ऐसे रहे थे, जब ऐसे चले गए तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब दे विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन का आंसर है। कई बार ये पूछा जाता है। अभी 2025 या 2024 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझे? अभी मैं आगे आऊंगा, जब चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यू सीरीज में आऊंगा तो करा भी दूंगा। समझ पाए ना? आ जाओ मेरे बच्चों प्यार से। इसमें तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये तुमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों, ये हमने प्लस क्यू माइनस क्यू करके किया। दूसरी बात तुमसे ये पूछी जा रही है, इसी क्वेश्चन में सुनना, ये तो हाँ अगला क्वेश्चन यही है इसका कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बताना है। मतलब मेरे बच्चों ये एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया डिस्टेंस टी टाइम में, और वाई एक्सिस में जो प्रोटॉन डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, ये हमको बताना है। आओ मैं आगे तुमको बताने का प्रयास करता हूं। इसको डिलीट किया, समझो ध्यान से, पहले समझो इधर, ये छोड़ दो, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे हम सीधे सीधे बनाते हैं। देख बेटा, ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनना ध्यान से। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन लिए हैं, सुनना, अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन लिए हैं बाबू, तो ये प्रोटॉन हमारा ऐसे जा रहा होगा, ओके। और अगर हम इलेक्ट्रॉन लिए हैं निगेटिव चार्ज, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ओके भाई साहब। अब यहां से अगर हम बना दें ऐसे, तो ये आप देख सकते हैं भाई, इस डिस्टेंस में x है और x डिस्टेंस में जाने पे ये आपके सामने y जाएगा। तो हमको x और y चाहिए। शुरू में मान लिया हमने कि इसको भी हमने v वेलोसिटी से फेंका था, इसको भी हमने v वेलोसिटी से फेंका था। फिलहाल हम यहाँ पे एक चार्ज q मान ले रहे हैं, इसके साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। Q के लिए कर लेंगे वही काम, चार्ज के जगह पे E रख देंगे, आंसर आ जाएगा। याद करो, अगर ये सुनना ध्यान से समझना, इसी बात को हम तुम्हारे सामने जो समझा रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख बेटा। अगर मैं यहां पे लिख दूं मेरे बच्चों Q, और Q को मैं V के वेलोसिटी से फेंक दिया, तो ये जो Q है ये ऐसे जाएगा। अगर इस पे फोर्स F जो है Q इंटू E लगा होगा, या एक्सेलरेशन जो होगा वो Q इंटू E बाई M होगा। हमको ये वाला x चाहिए और हमको ये वाले x से जाने पे ये वाला हमको y चाहिए। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। चलो इधर देखो, थोड़ा सा वन स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहीं पे समझो, देखो अगर यहाँ पे तुम बात करो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको क्या दिखेगा, ux इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट v है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी x में है तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। इसका मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 0। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो 0 और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट जो है वो q e बाई m है। समझ गए ना? अब इतनी बात हो गई तो शुरू हो जाओ कार्यक्रम में। x बराबर क्या पढ़े थे, फार्मूला uxt प्लस पढ़े थे हाफ axt का स्क्वायर। 4-5 दिन में देखो, सुनो ध्यान से, वन डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रोस्टेट में आ गया। इसीलिए बोलता रहता हूं पढ़ाते समय कि 11th के फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के फिजिक्स को आने के लिए, एग्जाम को सेलेक्ट होने के लिए पूरी मैकेनिक्स जरूरी होती है। इसीलिए आप घबराइए मत, आप पढ़िए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमने एक नया बैच शुरू किया है क्लास 12th के लिए स्पेशल, जिसमें हम 12th के साथ साथ 11th का भी 60% सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद आप नंबर ले लीजिए, हमारे
लोग आपसे बात करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे होगा। बात समझ रहे हैं? आप भागिए मत कि आपका तो 11th खत्म हो गया, 11th में तो कुछ पढ़े नहीं तो 12th में क्या करेंगे। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, 11th में नहीं पढ़ पाते हैं, 12th में पढ़ के कर जाते हैं अच्छा। समझ गए? छोड़ के भागने से मैदान नहीं जीतता है, जीतने के लिए लास्ट तक लगे रहना पड़ता है। समझ गए ना भाई साहब? इसलिए घबराइए मत, पढ़िए, नहीं आता है तो टीचर खोजिए। खोजना क्यों है यार, मैं हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना, आपको दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो फिर आप पढ़िए ना, क्यों घबराना है। आइए, तो क्या बोला, ये लिख दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। यूएक्स कितना है देखिए तो v, और ax कितना है 0, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू v इंटू टी। आपके सामने आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए भाई साहब, तो ये x आ गया आपके सामने। अगर x आ गया तो आप लिखेंगे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू आई टी प्लस लिखेंगे हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। आइए भाई साहब ध्यान दीजिए, सुनिएगा, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू आई। अरे यार यू आई तो 0 है, कुछ दिखता तुमको? जैसे ही तुम प्रोजेक्टाइल मोशन दिख जाए ना, पहले यूएक्स लिखो, यू आई लिखो, एक्स लिखो, ए वाई लिखो, अपने आप सवाल आधा बन जाएगा यार। तुम सही तरीके से करते नहीं हो, तुम सही तरीके से फिजिक्स ही नहीं पढ़ते हो, बाद में डरते रहते हो, करे हम तो मेडिकल वाले हैं, फिजिक्स कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे यार डरना नहीं है, ज्यादा डर लगे तो माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, समझे कि नहीं। आ जाओ, ये यू आई का वैल्यू 0 प्लस हाफ ए वाई क्या है रे बाबू, क्यू ई बाई एम, साथ में क्या है टी स्क्वायर, रख लेना यार। अरे रख ले भाई, क्यों परेशान है, इधर देख, y इक्वल टू तेरे सामने आएगा क्यू ई बाई 2m इंटू टी का स्क्वायर। ये तेरे सामने y आ गया, ये तेरे सामने x आ गया, ये तेरे सामने y आ गया। यही तो चाहिए था तुमको ना भाई, अरे यही तो क्वेश्चन में पूछा था, इधर देखो तो, अरे यही तो क्वेश्चन में पूछा है, जस्ट पीछे देखो, यही तो लिखा है ना कि बताओ भैया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। बोलो, समझ आया? समझ आया तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कहानी में चर्चा करेंगे। इतना तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए पक्का। अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करो, शेयर भी करो यार। क्या है? हो गया, गए क्या? तो मैं जा तो क्यों? अच्छा ठीक ठीक, ओके चलिए, हो गया। आ जाओ भाई साहब, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके सामने दूसरा सवाल। अब जानते हो असली खेल तो अब शुरू होगा, असली मजा तो अब आता है। जानते हो क्या मजा आता है? सुनना, ध्यान देना, समझना। इसी में यहीं पे मैं बता रहा हूं, थोड़ा देखो ध्यान से सुनो, इसी को इधर कर दे रहा हूं और यही बताऊंगा तो ज्यादा सही लगेगा। देखो, पता है आगे क्या पूछता है सवाल में? ये तो 2-3 पार्ट हो गया ना, अभी और पूछ, मतलब ये बता रहा हूं ऐसे ऐसे सवाल पूछते। पता है क्या पूछ देगा आगे? कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, कहेगा कि विच विल डिफ्लेक्ट मोर। क्वेश्चन है विच विल डिफ्लेक्ट मोर, डिफ्लेक्ट मोर फॉर सेम एक्स, विच विल डिफ्लेक्ट मोर फॉर सेम एक्स इफ, कंडीशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। कंडीशन क्या है? अगर इनिशियल वेलोसिटी जो u है ये सेम हो। दूसरा कंडीशन है कि जो मोमेंटम है वो सेम हो। और तीसरा कंडीशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो। सुन रहे हो? अब पता है बच्चे ध्यान नहीं देते। अच्छा, बच्चे ध्यान इसलिए भी नहीं देते कि बहुत समय ध्यान दे, टीचर भी उस समय ध्यान नहीं देते, बताते नहीं है, या जो बताते हैं तो बच्चे उस समय कुछ कहीं बिजी होते हैं। तो दोनों का अपना अपना सिस्टम है, चाहे टीचर मिस हो गया या बच्चा मिस हो गया। जनरल टीचर तो बताते ही है, बच्चे भी करते हैं, लेकिन क्लास में इतना सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ना है, कैसे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, पूछ दिया गया कि सेम एक्स पे, ये जो एक्स है, ये देखो, ये देखो, कह दिया गया जो सेम एक्स है, इस सेम एक्स पे कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा।
ठीक है, देखो कैसे करते हैं, सुनना, ध्यान देना। ये y है, y इक्वल टू हमारे सामने है QE बाई 2m है, साथ में t स्क्वायर है। t के जगह पे क्या लिखोगे, t के जगह पे लिखोगे x बाई v। यहां से देखो, यहां से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। t इक्वल टू क्या लिख दिए, x बाई v, यहां रख दो t के जगह पे तो x बाई v। अरे सुनो ना संगमरमरो, काहे घबराते हो यार, मैं तो हूं ही ना तुम्हारे लिए। रख दिया ना, क्या हुआ देखो तो, y इज इक्वल टू आया रे बाबू QE बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर अपान v का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बनया है। याद रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल दिखे और उसमें तुमसे पूछा जाए कि कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो x और y का रिलेशन बनाना, और अगर y में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो टाइम को x के टर्म में रिप्लेस करके y का वैल्यू x में निकालना, और अगर x में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस केस में तुम्हें x को निकालना है y के टर्म में। यही ध्यान देना है, यही तुम्हारी कहानी होगी। इसी कहानी से तुम अगर चलोगे तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला फिर से सुन लो। अगर डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है तो ये देखना, अगर y में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो y का वैल्यू x के टर्म में निकालो, अगर x में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो x का वैल्यू y के टर्म में निकालो। यही तुम्हारे जिंदगी का एक के मकसद होता है। समझ गए, वो सुने थे ना डायलॉग, मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, बाप का, भाई का, दादा का बदला लेगा रे तेरा फैजल, वही वाला कहानी है। यहां क्या करना है, चेंज करना है। अब देख सुन, पहले कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी सेम है बाबूरे, पहले कंडीशन में लिखने जा रहा हूं y इक्वल टू QE एक्स स्क्वायर बाई 2mv का स्क्वायर। खुश रहो, तुमको खुशी मिलने वाली है। देखो भाई साहब, आपको पता है सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफ्लेक्ट किए हैं, इसका मतलब E का वैल्यू चेंज नहीं होगा, दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा। X का वैल्यू भी सेम है, सवाल में पूछा है फॉर सेम X। आपको पता है भाई साहब, क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब ये भी सेम हो गया, ये तो सेम ही है। और मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो ये भी सेम हो गया मेरे बच्चों। और अगर ये भी सेम हो गया तो तुम देखो ना, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। और हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से हमेशा कम होता है। तो भैया, जिसका मास ज्यादा उसका y कम। अरे बोलो ना, जिसका मास ज्यादा उसका y कम, तो इसका मास ज्यादा तो इसका y कम, इसका मास कम तो इसका y ज्यादा। इस तरह से तुम क्या देखोगे कहानी में, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात? ये पहले पार्ट का आंसर है। इसके बाद देखो, यहां सेकेंड पार्ट है तुम्हारे सामने। सेकेंड पार्ट में कह रहा है मोमेंटम सेम है। तो सुनो ना संगमरमरो, y इक्वल टू लिखा है हमने QE एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। सुनना रे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। थोड़ा मेहनत करोगे तो मेहनत करके क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, ये हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। तो y का वैल्यू आएगा QE एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारे सामने आया 4, यह आएगा काइनेटिक एनर्जी। सवाल में कह रहा है, अच्छा तीसरे सवाल में हम आ गए, तो चलो जाने दो, तीसरा ही कर देता हूं पहले, फिर आ जाऊंगा दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो घबराओ मत। तीसरे में देखो, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। सुनना ध्यान से, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज तो सेम ही है, ई तो सेम ही है, एक्स तो सेम ही है, इसका मतलब y का वैल्यू ही कांस्टेंट हो गया मेरे बच्चों। और अगर y ही कांस्टेंट हो गया तो जो चीज इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही चीज प्रोटॉन के लिए होगा।
तो दोनों का डिफ्लेक्शन सेम होगा। याद रखना, सवाल में कंडीशन बदल जाता है तो आंसर बदल जाता है, इसलिए एग्जाम में जब एग्जाम लिखते हो तो होश में पढ़ा करो क्वेश्चन। नहीं तो आता तो सब है, करते तो सब हो, लेकिन ध्यान थोड़ा सा भटक गया, सिली मिस्टेक्स में सारी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चों नहीं करना है। आ जाओ, इसी का अगला पार्ट मैं तुमको बताता हूं। ये थर्ड पार्ट का आंसर था, याद रखना। ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा था ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट के आंसर पे आता हूं। बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं। याद करो, हमने पढ़ा था एक फार्मूला, पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू के होता है, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, एम क्या है, मास, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा तुम्हारा, ऐसे देखो, ऐसे देखो, सुनना, हमें क्या लिखना है, के इक्वल टू, यही डायरेक्ट लिख देता हूं इस इक्वेशन में। देखना, वाई इक्वल टू तेरे सामने है क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k। मेरे बच्चों थोड़ी मेहनत को रंग लाओ, यहां आ जाएगा क्यू ई एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, ये 4 है, 4, काइनेटिक एनर्जी आया पी स्क्वायर बाई 2m, ऊपर हो गया 2m। थोड़ा सा कांड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये इसको खा जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यह आएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर एम अपान तुम्हारे सामने क्या आया, पूरा का पूरा पी स्क्वायर इंटू 2, ये वाई का वैल्यू आया। सुनना ध्यान से और समझना ध्यान से, कहानी क्या होगी देखो। मेरे बच्चों आ जाओ, आखिरी सवाल पे है हम लोग। बाबू ने देखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। के जगह पे होता है पी स्क्वायर बाई 2m, हमने पी स्क्वायर बाई 2m रख दिया, 2m ऊपर चला गया, 2 को खा गया, सही है। क्यू ई एक्स स्क्वायर एम अपान 2 पी स्क्वायर। बाबू रे, ए बच्चा, चार्ज तो सेम होता है ना जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंके हो ना, एक्स का वैल्यू भी सेम है ना। अरे यार, क्वेश्चन में दिया है कि सेम इनिशियल मोमेंटम से फेंका है, तो अगर भाई साहब सेम इनिशियल मोमेंटम से फेंका है, 2 तो कांस्टेंट ही है, तो y प्रोपोर्शनल हो गया m के। तुम्हारे सामने याद रखो, जिसका m ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा। अभी तो बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, मतलब y ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा y ऑफ प्रोटॉन से। इस तरह से ये तुम्हारे सामने आंसर आ गया। मजा आया सवाल देख के? बहुत मजेदार सवाल है, मैं बता रहा हूं। ऐसे सवाल को जब करोगे घर पे बैठ के, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो तुम लोग, जब चाहोगे पढ़ते समय देखो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, समझे। और ऐसे सवाल को जब घर पे बैठ के पढ़ोगे ना और बनाओगे, तब जब मजा आएगा तो बड़ी मजा आएगा, समझ गए ना। एग्जाम में यही सब सवाल सिलेक्शन दिलाते हैं। छोटा मोटा पढ़ लोगे तो होगा, 15-20 क्वेश्चन ठीक रहते हैं, लेकिन जब टफ आ जाता है पेपर तो फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आओ, तुमको मैं ये पूरा सवाल समझाया, तुमको ये पूरा सिखाया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, समझ ही रहे हो क्या कहने वाला हूं। तो मेरे बच्चों, एक बड़ी अच्छा सवाल तुम्हारे सामने लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन है, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी जब पेपर टफ होगा तो ये क्वेश्चन टफ के कैटेगरी में आएगा, ये मॉडरेट या इजी के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये अगर क्वेश्चन हमको दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तुमको बताता हूं, और क्वेश्चन क्या कर रहा है ये तुमको समझा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन जो पेपर में होगा वो एकदम रिटेन होगा, उसको तुम्हें समझना रहेगा। तो देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ये एक रीजन दिया हुआ है, ये एक्स और वाई का रीजन है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट एक्स आई कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, जो कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। एक माइनस क्यू चार्ज है कि जो कि ओरिजिन पे रखा गया है, और इस माइनस क्यू चार्ज को हम यू के वेलोसिटी से आगे फेंक रहे हैं। तो ये पार्टिकल जब आगे जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस पे गया तो एक पॉइंट पी मिला, जिस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ए और 0 है। तो पूछा जा रहा है कि पॉइंट पी पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, ये आप हमको बताइए। अब देखो, बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में एक काम क्या कर देते हैं, ध्यान देना। अब सबसे पहले वो फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, सुनना, ये निगेटिव चार्ज है,
और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगाएगा इस निगेटिव चार्ज पे, वो ऐसे लगाएगा और फोर्स का वैल्यू एफ होगा। मेरे बच्चों को पहले से पता है एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। क्यू तो मेरे बाबू क्यू हो गया, ई का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया, तो सीधे सीधे लिखेंगे ई नॉट एक्स। बच्चे जो है माइनस प्लस कर करके भी कांड कर देते हैं, तो कांड नहीं करना है, जब सीधे सीधे कर दिए तो हो गया। अब ये फोर्स आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें फोर्स मिल गया तो हमने तो पढ़ा है ना भाई, एफ बराबर होता है मा। एफ बराबर क्या होता है मा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ बाई एम। हमारा एफ कितना है, क्यू ई नॉट एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एम। अब यहां पे जो गलती शुरू होती है वो बच्चों से यहां से ये गलती होती है कि बच्चे सोचते हैं भी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस ए है और यहीं पे चाहिए, तो यहाँ का पोजीशन ए हो गया, तो यहाँ बच्चे ए रख देते हैं और क्या करते हैं, सवाल बना लेते हैं और गलत हो जाता है और वो आंसर भी पहले रूप में दिया रहता है। याद रखना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो इक्वेशन होता है ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन दिया होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता और इस केस में तुम कोई भी काम कर सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, तो उस केस में तुम ये काम नहीं कर पाते हो। उस केस में तुम्हें एक दूसरा काम करना पड़ता है और उस केस में तुम क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के मेथड से बनाने का प्रयास करते हो। तो वही काम यहां भी करना पड़ेगा हमें। वैसे करेंगे तो नहीं काम चलने वाला है। तो देखो हम लोग अब क्या करने वाले हैं वो तुमको बताएं। हमको यहां चाहिए वेलोसिटी एक्स के टर्म में। तो बेटा हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये हम पहले से पढ़ के बैठे थे, याद है ना। और अगर हम ये पढ़ के बैठे थे तो कहानी क्या हो जाएगा हमारा, q ई नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू आएगा q ई नॉट बाई एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट इसको और इसको। सुनना ध्यान से, ओरिजिन पे जब x का वैल्यू 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, u थी। मतलब x का वैल्यू 0 होगा तो पार्टिकल का जो स्पीड था वो u था। अब x कहां आ गया, a पे आ गया। मतलब जब x का वैल्यू a हो गया तो इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। समझ गए। अब शुरू करेंगे थोड़ा और कार्यक्रम में आगे हम बढ़ने वाले हैं और वो करने वाले हैं इसको इंटीग्रेट। समझ गए। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 और साथ में लोअर लिमिट u होगा, अपर लिमिट v होगा, इज इक्वल टू, इसको क्या करने वाले हो देखो, क्यू ई नॉट बाई एम को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल होता है, पावर में एक जोड़ लो उसी से डिवाइड करो। यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, उसी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट करने वाले हो कहां से कहां तक, 0 से a तक। इधर देखो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्यू ई नॉट बाई एम। ए वहां रख दिया हमने, ए स्क्वायर बाई 2, 0 रखेंगे माइनस 0। बहुत मेहनत कर लिया। तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आएगा क्यू ई नॉट बाई एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस आएगा यू स्क्वायर बाई 2, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2, ये तुम्हारे सामने आ गया यू स्क्वायर बाई 2। थोड़ा और चेंज कर दिया हमने, देख इधर
कहानी क्या हो गई, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्यू ई नॉट ए स्क्वायर बाई 2m प्लस लिखेगा यू स्क्वायर बाई 2। थोड़ा मेहनत कर, इसको हटा दे स्क्वायर को, जैसे स्क्वायर को हटाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। इस तरह से तेरे सामने वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, कहां पे, सुनना, इस तरह से वेलोसिटी का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों इस पॉइंट पी पे। समझ रहे हो? हर सवाल को एक ही तरह से नहीं करना है, अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना है। ये तुम्हारे सामने जो वैल्यू है ये तुमको दिख गया और आ गया। बढ़े आगे हम लोग, चला जाए मजे में। चल भैया देख लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी v बराबर u प्लस ए टी लगाना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं कांस्टेंट नहीं रहा तो मत लगाना, मत लगाना रे भाई, मत लगाना, नहीं तो कांड हो जाएगा और तेरा सपना जो है गड़बड़ हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही सवाल है, तुमको मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है पहले तो सुन लो। पहले तो एक नोट याद रखो मेरे बच्चों, तुम लोग एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक अल्फा पार्टिकल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आता है तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कांड करके चले आते हैं, कांड नहीं करना है। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव चार्ज का, रिलेटिव चार्ज का मतलब एक के चार्ज को दूसरे से रिलेट करने जा रहे हैं। तो अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 1 होता है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है। कहां से आता है? जब मैं क्लास में शुरू में पढ़ा रहा होता हूं तो पूरा डिटेल में इसको बताता हूं। अभी समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें बतानी है, क्योंकि एग्जाम करीब है, तो मैं इसको बस डायरेक्ट लिखा। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए किसी 11th या 12th के बच्चे को तो आप कमेंट कीजिए, आपको नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कीजिए और हमारे आप बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल में A to Z आपको पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। आइए भाई साहब, अगर हम रिलेटिव मास के बारे में बात करें तो रिलेटिव मास के बारे में बात करें तो इसका मास 1 होगा, न्यूट्रॉन का मास 2 होगा और अल्फा पार्टिकल का मास 4 होगा। ये याद रखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज का रिलेशन है। समझ गए? आइए अब जो सवाल था उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, अगर आपको याद है तब। बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये आपके सामने अगर y है मान लीजिए और ये आपके सामने x है भाई साहब, तो हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, नहीं एक हमने यहाँ पे प्रोटॉन लिया है और एक हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन लिया है और एक हमने अल्फा पार्टिकल लिया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो ई नॉट आई कैप दिया हुआ है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है, पहले पार्ट में पूछा गया था कि भाई साहब इन तीनों पे लगने वाले फोर्स का रेशियो कितना होगा। इन तीनों पे लगने वाला जो फोर्स है, इन फोर्स का रेशियो क्या होगा। ये तीनों है ना, इन तीनों पे फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज है। तो पूछा जा रहा है इन तीनों पे लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या है। सुनो ना, ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं लेना। तुमको पता है इस पे जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है रे बच्चा, वो पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई नॉट, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा, एफ पी का वैल्यू आया। अच्छा भाई साहब, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे तुमको अभी बताया है मैंने कि न्यूट्रॉन का भी चार्ज जो होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और ये भी चार्ज पॉजिटिव होता है। इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन, ये जो ड्यूट्रॉन है इस पे भी फोर्स ई नॉट होगा, ये फोर्स आ जाएगा ड्यूट्रॉन का। अच्छा अब सुनो, तुम्हारे सामने जो अल्फा पार्टिकल है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे फोर्स आएगा 2 ई नॉट, ये वैल्यू तुम्हारा एफ अल्फा होगा। अब रख दो यहां पे, इसका वैल्यू ई नॉट है, इसका वैल्यू तुम्हारे सामने ई नॉट है, और इसका वैल्यू तुम्हारे सामने 2 ई नॉट है। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करके देखोगे तो इसको 1 लिखोगे तो इसको 1 लिखना पड़ेगा, इसको 2 लिखना पड़ेगा, तो जो रेशियो आएगा वो 1:1:2 का आ जाएगा, और ये तुम्हारे सामने रेशियो हो गया। चलेगा? क्लियर है? इसी का दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, वो मैं पूछता हूं, सुनना ध्यान से, इसी मैं बनाता हूं यहीं पे। कहा जा रहा है तुमसे कि अगर इन तीनों को हम इनिशियल वेलोसिटी u = 0 से फेंक दें, तो बताओ x डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी वो बताओ कितना होगा। तुमसे बोला जा रहा है कि तीनों को अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंक दें तो x डिस्टेंस पहुंचने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप बताओ। घबराना मत, तुमको पता है कि लगने वाला फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो आराम से हम V = U + AT वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन टाइम तो दिया नहीं, x दिया है, तो हम फार्मूला लगाएंगे सेकेंड पार्ट में V² = U² + 2AS। सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, अगर V² की बात करें तो U² 0 है, क्योंकि इनिशियली ये सबके सब रेस्ट में थे। अच्छा भाई साहब, तो ये हो गया 0 + 2, a के जगह पे आप पहले क्या लिखोगे, आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है F/m, और जनरल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो QE होता है, तो QE/m हो गया, तो आप लिख सकते हो QE/m इंटू लिख सकते हो S। तो मेरे बच्चों V का वैल्यू आएगा अंडर रूट में 2QE, साथ में आएगा बाई m इंटू S। अब आओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बताओ तो क्या ये 2 तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और सेम x है तो यस भी कांस्टेंट है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हो, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के, वैसे भी कम ही लगाना, क्योंकि जो चीज कम होता है उसको कम ही खर्च किया जाता है। तो लेकिन एक चीज तुमको दिखेगा कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में Q/m के। अब लिख लो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। प्रोटॉन का चार्ज 1 है, मास 1 है, अंडर रूट। ड्यूट्रॉन का चार्ज 1 है, रिलेटिव मास 2 है, अंडर रूट। अल्फा का जो चार्ज है वो 2 है और रिलेटिव मास 4 है, अंडर रूट। ये तुम्हें चाहिए था, ये तुम्हें दिख गया। ये अंडर रूट 1 है, तो बेटा ये अंडर रूट 1 को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1। ये तुम्हारे सामने आएगा 1/अंडर रूट 2। इसको ऐसे लिखो, इसको भी हटा दो, डायरेक्ट करो, टेंशन नहीं लेने का। इसका वैल्यू 1/√2 आएगा, और ये भी इसको खाएगा तो इसका वैल्यू 1/√2 आएगा। अगर सवाल में तुम्हें ये ऑप्शन दिया है तो अच्छी बात, इसको यूज कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो √2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आएगा √2, इस 2 आएगा 1, इस 2 आएगा 1, तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन में कहा था कि कह दे कि x डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो सीधे सीधे इसी फार्मूले में 12 mv² रख लेना, तुम देख सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में लाओ, मैं करा देता हूं यार, क्यों परेशानी की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर एग्जाम में आए और वीडियो देख रहे हैं तो कर सके। काइनेटिक एनर्जी जो K होता है वो होता है 12 mv²। और मेरे बच्चों देखो ना, ये हाफ तो कांस्टेंट रहा, तो काइनेटिक एनर्जी m और v² के प्रोपोर्शनल है। m का वैल्यू m रखा और v यहां पे हमारे सामने है, स्क्वायर करोगे तो आएगा Q/m। मेरे बाबू ये इसको खा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा Q के। तो अगर हम प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा की बात कर रहे हैं, तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका रेशियो 1:1:2 आएगा।
किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा तुमको, अगर तुम ईमानदारी से ये सब चीजें समझने का प्रयास करो तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है जितना तुमको समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। मेहनत करो बचे हुए समय में। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तुम्हारे सामने एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का लेंथ होता है बच्चों, ये तुमको पता ही है। और ये जो तुमको दिख रहा है ये है बेटा बॉब, इसको बोलते हैं। और दोनों मिलकर के एसपी होता है, एसपी मतलब सिंपल पेंडुलम, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होगा। बोला जा रहा है कि इस बॉब का चार्ज क्यू है, मास एम है, रॉड का लेंथ एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है ई नॉट का। तो ये जो स्ट्रिंग है, टेंशन बताओ इस स्ट्रिंग में क्या होगा। मेरे बच्चों छोटी सी सवाल है, लेकिन इसमें देखो हमने सिंबल के रूप में दिया, एग्जाम में तुमको डाटा के रूप में भी दे सकता है, चार्ज का वैल्यू, मास का वैल्यू ऐसे भी कर सकता है। घबराओ मत। देखो पहला काम तो ये हो रहा होगा, तुम देखोगे अगर कि इधर जब तुम देख रहे हो वैसे तो होगा क्या कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, मास m दिया है तो नीचे काम कर रहा होगा mg। दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज क्यू है तो ऐसे काम कर रहा होगा तुम्हारे सामने, क्यू लिखा है तो क्यू ई नॉट तुम्हारे सामने ये होगा। और ये दोनों मिलके इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे होंगे, तो जब दोनों मिलके इसको नीचे की तरफ खींच रहे होंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा टी। तो मेरे बच्चों टेंशन टी का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारे सामने होगा mg प्लस आएगा q ई नॉट। इसको सॉल्व करोगे यहीं से तुम्हारा टेंशन का आंसर आ जाएगा। अच्छा सुनना, कई बार ऐसे लिखा रहता है और पूछ देता है सवाल में कि भैया जी आप इस कंडीशन में टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। ऐसे भी पूछ देता है कि इस समय, ये तो टेंशन वाला टी है, सुनना रे बेटा, हमसे पूछा गया टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। तो देखो तुमको बताता हूं, ये तुमको एसएचएम में पढ़ाया गया होगा, एसएचएम का मैं भी 1 शॉट बनाऊंगा उसमें तुमको बताऊंगा, लेकिन अभी सुनो। अगर टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो ये टेंशन बराबर यहाँ पे mg है प्लस क्यू ई नॉट है। पता है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव जी, और जी इफेक्टिव जो होता है वो टी बाई एम होता है। टी का वैल्यू तुम्हारे सामने mg प्लस क्यू ई नॉट और बाई तुम्हारे सामने एम होगा। मेहनत करोगे तो mg बाई एम प्लस क्या होगा क्यू ई नॉट बाई एम, ये एम को खा जाएगा। तुम्हारे सामने अगर हम बातचीत करें तो क्या होने वाला है, देखो जी इफेक्टिव आएगा और जी इफेक्टिव का वैल्यू जी प्लस क्यू ई नॉट बाई एम तुम्हारे सामने आएगा। और जो टाइम पीरियड हम लोग लिखते हैं फार्मूला, सुनना, टाइम पीरियड का फार्मूला टी इक्वल टू हमेशा लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। अगर हम कहीं भी एक्सेलरेशन बदल रहा हो या लेंथ बदल रहा हो तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट में एल अपॉन जी प्लस तुम्हारे सामने आएगा क्यू ई नॉट बाई एम, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा, याद रखना। ये तब लगाते हैं टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला अर्थ के सरफेस पे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। लेकिन कुछ भी चेंज होता है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो लोग हम करने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखना, ये कहानी है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। आगे उसी के सॉल्यूशन के लिए जगह दिया है, कुछ भी नहीं है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। देखो ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है ई नॉट का, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है ई नॉट का। अब आपसे पूछा जा रहा है, पूरा ये सिंपल पेंडुलम में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का ऐसे दिया हुआ है आपके सामने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन बताइए। थोड़ा घबराइए मत, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए नीचे काम करेगा mg, ऊपर काम करेगा टेंशन t, और इधर की तरफ काम करेगा q इंटू ई नॉट। अब जानते हैं
ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन ये वाला इसको खींच के इधर लेके चला जाएगा। पकड़ लिया, पकड़ के खींच रहा है ऐसे, जब ये खींचेगा तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। सुनो ना, mg ऐसे होगा रे बाबू, t ऐसे होगा रे बेटा, qe ऐसे होगा, और ये एंगल अगर थीटा है ना रे बाबू, तो जानता है ये वाला भी एंगल हुआ थीटा ही होगा। क्यों रे? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। देखना ये वाला देख ऐसे, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो इसको तोड़ेगा ना रे इस टी को, तो इधर आएगा रे बाबू टी कॉस थीटा, इधर आएगा रे बच्चा टी साइन थीटा। 4-5 दिन मेहनत करेगा तो देख, टी साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्यू इंटू ई, और टी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा तेरे सामने एम जी। इसको इक्वेशन 1 मान, इसको इक्वेशन 2 मान। तेरे से पूछा है टेंशन, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर और जोड़ दे। देख डायरेक्ट करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा टी स्क्वायर साइन थीटा, 2 का स्क्वायर करूंगा टी स्क्वायर कॉस थीटा, टी स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, डायरेक्ट लिख दिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू। नहीं समझ आया क्या बोला? जल्दी बोल दिया ना, सुन तो, टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेगा, साइन स्क्वायर, अरे देखना भाई, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेगा, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1 होता है ना जी, ये 1 होता है ना, यही तो है। और इधर क्या लिखोगे? QE का स्क्वायर प्लस लिखोगे mg का स्क्वायर। अच्छी, तो टी इक्वल टू क्या लिखेगा रे बेटा? QE का स्क्वायर प्लस लिखेगा mg का स्क्वायर। दिस इज द टेंशन। इस सवाल का टेंशन निकाल के तुम अपना टेंशन कम कर ले भाई, काहे टेंशन में। अच्छा एक बात बोले, सुनना, इधर ध्यान दे थोड़ा। ये तो टेंशन आया तेरा, कई बार पूछता है ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो देख, टी साइन थीटा में प्यार से टी कॉस थीटा को डिवाइड कर दे बाबू रे, टी साइन थीटा में प्यार से टी कॉस थीटा को डिवाइड कर दे। ऊपर तेरे सामने क्या है? QE, और नीचे तेरे सामने है mg। 4-5 दिन मेहनत करेगा, टी को खाएगा, टेन थीटा इक्वल टू तेरे सामने QE बाई mg आएगा। मेरे बच्चों, थीटा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट में आएगा QE बाई mg। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये तुम्हारे सामने थीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा, इस सवाल में भी टाइम पीरियड पूछा जा सकता था, तो देखना, फोर्स यही लगा है ना, और ये लगा है, यही तो फोर्स इस टेंशन को बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं तुमको समझाने के लिए, देखना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये QE है, तो QE बाई m होगा ये वाला एक्सेलरेशन, उसका स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, एक एक्सेलरेशन ऐसे होगा, एक एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ठीक। तो इधर क्या हो रहा है? QE बाई m, और इधर क्या हो रहा है? mg बाई m। तो ये तो इसको खा गया, तो प्लस आया g का स्क्वायर, समझे? तो टाइम पीरियड कितना आएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपान g स्क्वायर प्लस QE बाई m का स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड, अरे दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो यहां से तुम देख सकता है, 3 तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। एक टेंशन पूछा जा सकता है, एक एंगल पूछा जा सकता है, एक टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन 1 बना ले, 2 बना ले, 1 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर कर, आपस में जोड़ दे, टेंशन आ जाएगा। शॉर्टकट करना चाहता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स लिख ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स लिख ले, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर, टेंशन आ जाएगा, याद रख। टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा करेगा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स QE बाई mg होगा, सीधा सीधा कर सकता, चलेगा भाई।
अच्छा इसी को बदल दे कोई तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स भी लिख सकता है। तुम्हारे सामने इसी को कोई बदल दे तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स भी लिख सकता है, लेकिन उस केस में mg बाई क्यू ही लिखेगा। mg ऊपर होगा क्यू ही नीचे होगा, याद रखना। चलेगा? बढ़ू आगे, समझ पा रहे हो? चलो तो ये पूरी की पूरी कहानी तुम्हारे सामने हो गई। टाइम पीरियड पूछ दिया तो हमेशा जी इफेक्टिव निकालते हैं। जी इफेक्टिव का मतलब जितने एक्सेलरेशन होते हैं उसको वेक्टर के रूप में ऐड कर लो और 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जी के जगह पे वो एक्सेलरेशन रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ यही दो एक्सेलरेशन काम करेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। एक्सेलरेशन का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सही चल रहा है। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तो बाद में समझ आएगा। सुन लो पहले, मान लो एक रीजन है और इस रीजन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है V का। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V का लगा दिया और एक चार्ज Q को यहां से उठाया और एक्सेलरेट करके यहां पहुंचा रहा हूं, तो जानते हो जब किसी चार्ज को V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी K जो होती है वो Q इंटू डेल्टा V होती है। Q जो होता है चार्ज होता है और डेल्टा V का जो वैल्यू होता है वो डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज को लेते समय ध्यान देना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेना। चलेगा? कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा भाई साहब, अब ये तुम्हारे सामने फार्मूला हो गया एक ये। अब तुमने पहले से पढ़ रखा है डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं डेल्टा V की जगह पर रख दूं तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला हो जाएगा Q ई इंटू डेल्टा एक्स। तो ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ये भी फार्मूला है और काइनेटिक एनर्जी का ये भी फार्मूला है। सीधी सीधी बात है। ये जो डेल्टा V लिखते हैं हम लोग तो हमेशा याद रखना Q डेल्टा V की जगह पे लिखेंगे V फाइनल माइनस लिखेंगे V इनिशियल। ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा के जो होगा वो Q V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा। ये तुम्हारे सामने ध्यान रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, सुनना, मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान देना मेरे बच्चों। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले चार्ज के जगह पे और पोटेंशियल के जगह पे 1 वोल्ट ले ले, 1 वोल्ट, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दें तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, चार्ज कितना है E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा मेरे बच्चों तुमको पता है, ध्यान देना तो सुनना, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में अगर बोलूं तो 1 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, और वोल्ट का मतलब हो गया 1 वोल्ट। तो कितना लिखोगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम इंटू वोल्ट। और कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होता है। तो मेरे बच्चों याद रखना ये डाटा हमेशा, तुम लोग क्या डाटा याद रखना है, सवाल में यूज होगा। जनरली ये पढ़ यहाँ रहे हैं लेकिन यहाँ कम यूज होता है, मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा उपयोग होता है। जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा यूज होगा। तो याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल एनर्जी के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल एनर्जी के बराबर होता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल में मोशन होता है और उस चार्ज पार्टिकल में मोशन की वजह से उसमें एक एनर्जी आती है जिस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला Q इंटू डेल्टा V होता है, या तुम्हारे सामने Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, या Q इंटू E इंटू डेल्टा एक्स होता है। याद रखना यहाँ पे हम मॉड वैल्यू लिए हैं इसका, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिया है। मॉड वैल्यू लिए हैं तो ये माइनस हम नहीं लेंगे, इस माइनस को कैंसिल करके रखेंगे और ये फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू जरूरत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखना, ध्यान रख करके क्वेश्चन को बनाना। चलो आगे देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है,
सुनो, इसी पेज पे बताता हूं तुमको, थोड़ा सा समझना। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है मेरे बच्चों, इसको हमने v के पोटेंशियल डिफरेंस से, मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है डेल्टा v, इसका वैल्यू v है, v के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कर दिया, इसका मास m है। तो कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो ये Q है और V हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू वी। ये याद रखना मेरे बच्चों। कई बार सवाल में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट कर दिया, तो जब यहां इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो यहां माइनस है तो माइनस लिख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस लिखना, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब कह रहा है वेलोसिटी बताओ। मेरे बच्चों हम पहले से पढ़ के बैठे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो qv लिख दिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 2qv बाई m। तो मेरे बच्चों v लिखेंगे अंडर रूट 2qv बाई m। ये हमारे सामने वेलोसिटी आ जाएगा, ये हमारे सामने वेलोसिटी आ गया, इसको याद रखना। इसके बाद कह रहा है मोमेंटम बताओ, घबराना नहीं है। मोमेंटम जो होता है P बराबर m इंटू वी होता है, m हो गया, v के जगह पे अंडर रूट 2 q v अपान m है। बाबूरे, जैसे ही तुम लोग इस m को उठा के इसमें लाओगे ना, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो सुनना, प्यार से देख, अगर इस m को इससे खवाएगा तो देखना तेरे लिए क्या आएगा, P इक्वल टू अंडर रूट 2qv m आ जाएगा। याद रखना, तुम्हारे सामने ये मोमेंटम आ गया। और पता है हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये बात उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो 11th 12th पढ़ चुके हैं, नीट के एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ रखा है बाबू, लेमडा डी इक्वल टू होता है h बाई पी। कांड करेंगे तो h हो गया, p के जगह पे आएगा अंडर रूट 2qvm। तो ये डी ब्रागली वेवलेंथ का भी वैल्यू आ गया। जितना बता रहा हूं तुमको, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो आएगा। बस फर्क क्या होगा, अगर होना होगा तो ये मास के जगह पे दे देगा 10 ग्राम का मास है, चार्ज के जगह पे दे देगा 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेहनत करके करना है, ईमानदारी से भरोसा करके करो। जब एग्जाम हो जाएगा तो पेपर के साथ वीडियो को मिला के दिखाऊंगा क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया। समझ गए ना? इसलिए घबराना नहीं है, लगे रहना है, लास्ट तक मेहनत करते रहना है, हो जाएगा। रिपीट द प्रॉब्लम इन द टर्म ऑफ रेशियो ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। ओके, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट करें, तो तुम रिपीट करो उनके काइनेटिक एनर्जी को, उनके वेलोसिटी को, उनके मोमेंटम को, उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। कोई घबराने की बात नहीं, तुम आराम से कर सकते हो, चिंता मत करो। देखो मैं बता देता हूं तुमको क्या करना है। इधर देखो, तुम्हारे सामने क्या है, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी है। यही देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी को रिवॉल्व करना है। देखो इधर लाओ, सुनो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी होता है। V तो सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया V के, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया Q के। बाबू रे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा है, पता है ना, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 1 होता है, अल्फा का चार्ज 2 होता है। तो 1:1:2 तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। हो गया, खत्म, इतना ही था। दूसरा सुन, इधर देख, वेलोसिटी का फार्मूला है 2qvm बाई m अंडर रूट। वेलोसिटी का फार्मूला है 2qv बाई m अंडर रूट। घबराना नहीं है रे बेटा, सुनना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, केवल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, q बाई m के, अंडर रूट के। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अल्फा बाबू है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1, मास कितना है 1 अंडर रूट। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है 1, मास कितना है 2 अंडर रूट।
अल्फा का चार्ज बोलो, 2 है, मास बोलो 4 है। This is the 2, this is the 4, this is coming by this. You can write 1 is to 1 by root 2 is to 1 by root 2. You can write it here. Multiplying by root 2, you can get root 2 is to 1 is to 1. This is the answer. Do you understand this? Okay, babies. आगे बढ़ जाओ next. परेशान करने की बात नहीं है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कौन सा है भैया? मोमेंटम। क्या है? 2qvm। आ जाओ भैया। मोमेंटम का फार्मूला है √2qvm। आओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं यार। 2v कांस्टेंट, vv कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा q इंटू एम √, के बाई प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा है। मेहनत करो। प्रोटॉन का चार्ज 1 है, प्रोटॉन का मास 1 है, √ इज टू ड्यूट्रॉन का चार्ज 1 है, मास 2 है, √ अल्फा का चार्ज 2 है, मास 4 है, √ ये होगा 1 इज टू √2 इज टू 2√2। ये तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। अरे कोई टेंशन नहीं रहता यार, एक बार पढ़ लोगे चीजें याद रहेगा ना। तब मेडिकल के एग्जाम में जो फिजिक्स आता है थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ लो तो सब हो जाएगा। लेकिन समस्या ये कि वहां तक पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना यार। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसीलिए जो बच्चे 11th में जा रहे हैं ना, उनको बहुत बेसिक से शुरू करना है। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको तो बिल्कुल ही बहुत बेसिक से शुरू करना है। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स नहीं आता तो आप डॉक्टर बनने का सपना तो भूल ही जाइए। इसके लिए मास्टर का चुनाव करते समय भी ध्यान दें। इसलिए मैं हूं ना, देखो मैं अपना प्रचार कर दे रहा हूं, ऐसे करना भी चाहिए। मैं एकदम बेसिक से सिखाता हूं फिजिक्स, और एकदम उस लेवल तक लेके जाता हूं भाई जहां तक जाने की जरूरत है, जहां पे डॉक्टर बनने के लिए जरूरत है। मैं ये डॉक्टर के लिए वीडियो बना रहा हूं, अभी जब इंजीनियर का पढ़ाता हूं, आईटी के लिए पढ़ाता हूं, तो उसके लिए उस लेवल का लेके बात करूंगा। अलग अलग के लिए अलग अलग लेवल होता है, सब में एक ही लेवल नहीं चलता। समझ गए? जेई का पढ़ के तुम नीट कर सकते हो, लेकिन नीट का पढ़ के जेई नहीं कर सकते। लेकिन जेई का भी पढ़ोगे नीट के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतने की जरूरत नहीं है नीट में। तुम फिजिक्स में परेशान रहोगे, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा ही नहीं। सबको ध्यान देना है ना। तो मेडिकल में फिजिक्स टू द पॉइंट आना चाहिए, कम पढ़ के ज्यादा गेन करना चाहिए। सुने हो ना कहावत, गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत ज्यादा, वैसे ही थोड़े में बहुत ज्यादा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना, तब जाके होगा। इसलिए अगर तुम्हारा कोई भाई बंधु दोस्त यार पड़ोसी हित मित्र है जिसको फिजिक्स पढ़ना हो 11th क्लास से नीट डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, तो उसको कमेंट करके मेरे चैनल का नाम बताओ, उसको बोलो मेरे को कमेंट करे, यहां से डिटेल ले, फिर कैसे बैचेस क्या चल रही है उसके बारे में बताया जाएगा और आके पढ़ाई करें। समझ गया ना? चलो अगला है डी ब्रागली वेवलेंथ। बता दूं कि कर लोगे? कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, बता दूं कि कर लोगे? अरे कर लोगे यार, तुम लोग देखो ना, यही तो है। अरे भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अरे यही ना है लेमडा डी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/qm √ के। इसका मतलब पता है तुमको, जो ये मोमेंटम वाला होगा यही 1/, करते चले जाओ तो 1/1 1/√2 और 2√2 लिख देता हूं। सुनना बच्चे, घबराना नहीं है। क्या होगा देख, इसका होगा तेरे सामने 1/1, ये होगा 1/√2 और ये होगा 1/2√2। एक काम करोगे, करोगे पक्का? क्रिस का गाना सुनोगे? नहीं सुनाऊंगा। 2√2 से मल्टीप्लाई करो, 2√2 से मल्टीप्लाई करो। 2√2 इंटू, यहां 2√2 लिखोगे तो √2 को खा जाएगा, तो खाली 2 बचेगा। तो 2 इंटू यहां 2√2 को खा जाएगा तो खाली 1 बचेगा यार। ये हो गया। समझ गए? कुछ नहीं है इसमें, जुट्ठे परेशान रहते हो तुम लोग। ऐसा आएगा तो करना, एग्जाम में पढ़ना, देखना। जितना ही मेहनत करोगे उतना ही फायदा होगा, जितना ही नहीं करोगे उतना ही होगा।
क्या होगा भगवान जाने, यही क्वेश्चन है जो पीछे बताया है। अभी कुछ और है क्या, मुझे लग नहीं रहा होगा कुछ, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया यार तभी से। यस, चलो वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों को, थैंक यू। सही लिखा हो ना स्पेलिंग, थैंक यू। आ जाओ, ठीक। चलो बेटा, तो ये वीडियो तुम्हारे सामने, ये टी है जी, ये बड़ा वाला, तो आपके सामने पूरा वीडियो आ गया। आप इसको देखिए, देख के समझिए, मजा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे जिसके तहत आपको हम नया बात पढ़ाएंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन, गॉस लॉ, कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, बिहेवियर ऑफ सॉलिड मेटालिक कंडक्टर, और ये सब मिला हम लोग खत्म करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे, लेकिन आप वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, तभी हमको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा और मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।